बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। एक ऐसी आवाज़ गूंजी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे। हामिद मीर साहब मुल्क का एक बहुत मोतबर नाम, लेकिन जब वो हार्ड टॉक में जाते हैं तो वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वज़ीर आज़म के बारे में क्या कहा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ नून लीग में क्या जोड़ तोड़ हो रही है आगे आने वाले दिनों में। हम इस पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक बड़ी ही वाज़े किस्म की, बहुत बेहतरीन किस्म की काफ़ी लोगों के लिए पॉलिटिकल पार्टी है और इसमें जानशीन की एक फहरिस्त है, उसमें से कौन सामने आता है, कौन पीछे रह जाता है, क्या अंदर जोड़ तोड़ चल रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमील फारूकी साहब, एंकर पर्सन एंड जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत जी। जमील साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? I'm fine, आप सुनाइए, सब खैरियत है? सब खैरियत है, लेकिन जब हम अपने पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर में होने वाली टॉक्स पे बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि खैरियत नहीं है। और अफसोस उस वक्त ज़्यादा होता है जब हमारे अपने लोग, जिनको पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया, जिनको पाकिस्तान ने खुली छुट्टी दी, इनको बड़े फोरम्स मिले कि आप जिसको चाहें जब चाहें इंटरव्यू करें, नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, वो लोग जब जाके हार्ड टॉक में गए। मैं हामिद मीर साहब के हवाले से बात कर रही हूँ कि जी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो इतना मजबूत है ही नहीं कि वो कोई इस तरह का फ़ैसला कर सके। जब वो सेंसरशिप पे बात करें, जब वो इस्टेब्लिशमेंट पे बात करें तो बड़ा अफसोस होता है। आपका क्या स्टांस है इस पे? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम नेशनलिस्ट हैं, सीधी बात है। हमें रियासत के मामलों के ऊपर ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी जात की बात करें। और जात की बात भी वो कि जब आप इस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क से अपना नाम बनाते हैं, इस मुल्क से अवार्ड्स लेते हैं, इस मुल्क के नाम के ऊपर दुनिया भर में अपना नाम बनाते हैं, उनको दिखाते हैं कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसी मुल्क में रहते हुए आप साल हर साल से प्रोग्राम्स करते हैं और फिर जब आप अपने ही किसी रवैये की वजह से, अपनी ही किसी बात की वजह से, अपने किसी स्टांस की वजह से, और वो भी वो स्टांस जो पुरानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात थी, यानी आपसे मुताल्लिक कोई बात ही नहीं थी, आपने एक यूट्यूबर के लिए खड़े होकर इतना कुछ बोल दिया, उसके ऊपर आपको खुद भी बाद में शर्मिंदगी महसूस हुई। अब आप हॉट टॉक में सेकंड के साथ बैठते हैं तो वो कुछ कह जाते हैं जो कहना नहीं चाहिए था। आप सबसे पहले अपनी स्टेट के मुतालिक सोचते हैं कि आपका दिया हुआ एक जुमला, एक बात इंटरनेशनली कितनी मैटर करती है। पाकिस्तान के अंदर को आपको कितनी फ्रीडम चाहिए जी। एक वक्त था जब आप जजेस और जर्नल्स के मुतालिक बात भी नहीं कर सकते थे, ओपन एंडेडली उसमें बात हुआ करती है जी। एक वक्त था जब आप सोच भी नहीं सकते थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आप जानते जाए वहां पर ये मामला है। अब किसको छोड़ दें, आप पेंटागन चले जाए, अमेरिका चले जाए, मजाल है किसी की जरूरत होगी वो पेंटागन के अगेंस्ट बात कर सके। बिल्कुल, मैं बार-बार रिपोर्ट करता हूँ बराक ओबामा ने जब कैंपेन रन की अपनी 2000 में और 2008 में वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए अमेरिका के, तो उस कैंपेन में उनका जो नैरेटिव था वो था नया अमेरिका का नैरेटिव, और साथ में उन्होंने ये कहा था कि हम अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को वापस बुला लेंगे क्योंकि हमारे अखराज इसके ऊपर हो रहे हैं और हम किसी और की में शामिल नहीं हो सकते। फिर हुआ ये, वही प्रेसिडेंट ओबामा जब उन्होंने ओथ टेकिंग की तो उससे अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा कि हम अफगानिस्तान से अपनी अफवाज वापस बुला लेंगे, जिसके ऊपर पेंटागन ने बुलाया। ये किताब में डिटेल में लिखा हुआ है। पेंटागन ने बुलाया, उन्होंने कहा कि हम पहले अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैकेट्स को प्रेसिडेंट बनाया है। इट्स नॉट यू हु विल डिसाइड कि हमने कब बात से अपनी अफवाज का विथड्रॉल। तो आप पूरी दुनिया के अंदर ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने स्टेट के अगेंस्ट खड़े होकर बात कर लें। आप तो ये तो बड़ी आइडियलिस्टिक स्टेट की बात आपने बताई। अब मैं तो कहती हूँ कि आप इंडिया चले जाएं, उनका मीडिया कहाँ अपने मुल्क के खिलाफ बोलता है, अपनी एजेंसीज के खिलाफ बोलता है। वो तो पाकिस्तान को डैगर्स ड्रॉन पे रखते हैं, और वो कहाँ आपने कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना कि वो अपनी स्टेट के खिलाफ बोल रहे हो, अपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हो। वहाँ तो सरेआम दहशतगर्दी होती रही है, उनका तो प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें इन्वॉल्व है, वो तो ये तक नहीं बोलते। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, रोशन ख्याल तबके के नाम पर एक तबका हर सोसाइटी में पाया जाता है, वो इंडिया में भी है, लेकिन वो भी अपनी लाइंस क्रॉस नहीं करते हैं। देयर आर फ्यू रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करना होता।
I'm sorry, हामिद मीर साहब हमारे सीनियर्स में से हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी he burnt his oil in जर्नलिज्म, लेकिन इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि आप एक ऐसा बेंचमार्क सेट करके जाएं कि जब आपकी जात को आपके ही स्टेटमेंट्स और आपकी बात से नुकसान पहुंच रहा है तो आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर अपनी स्टेट को माइंड करना शुरू कर दें। मैं जमील अनएक्सेप्टेबल जी, मैं बांग्लादेश और छोटे मोटे ममालिक वहां पर आप चले जाएं, वो तक किस चीज का ख्याल रखते हैं। मैं सिविलाइज सोसाइटीज की बात नहीं करता हूँ, यूरोप और अमेरिका की, वहां पर कोई अच्छा देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम काइंड ऑफ थिंग एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। और ये कोई जंगल नहीं है कि आप एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहते हैं, जंगलों के अंदर भी कमांड हुआ करते हैं, और जब रियासतें बनती हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड करती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने एक और चीज कही जिस पे मुझे बड़ी हैरत हुई कि जी इन्होंने कहा कि सेंसरशिप का मैं शिकार हूं, मैं जीती जागती मिसाल हूं। कौन सी सेंसरशिप? हामिद मीर साहब जैसे आपने कहा बिल्कुल हमारे सीनियर्स में से हैं, और इस फ्रेटर्निटी का जब नाम लिया जाता है और इसके आइडल्स का नाम लिया जाता है तो ही इज़ वन ऑफ देम। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब इनके शो में आके इनकी बहुत दफ़ा तारीफ कर चुके हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त भी, और बाद में भी। ये बहुत से स्टेट लेवल के जो प्रोग्राम्स थे उसमें आप देखा करते थे, मैंने भी देखा कि हामिद मीर साहब ऑन बोर्ड हुआ करते थे। इस तमाम इज्जत अफजाई के बाद वो कहते हैं कि सेंसरशिप की जीती जागती मिसाल मैं हूँ। कौन सी सेंसरशिप की ये बात कर रहे हैं? देखें, एक लफ्ज हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है आजादी, और मैं वैसे बड़ा फेमिनिस्ट किस्म का बंदा हूँ, ठीक है, और मैं हर तरह की वो आजादी जो कि हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी और रिलीजन देता है उसके हक में हूँ। लेकिन अगर कोई अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर जो मिलने वाली तस्कीन है उसको आजादी का नाम देता है तो अनएक्सेप्टेबल है, और अगर अपनी रियासत को बेचकर, स्टेट को बेचकर आजादी का नाम देता है तो दैट इज आल्सो अनएक्सेप्टेबल। तो ये वो आजादी किस्म की चीज है जो जिसको उन्होंने सेंसरशिप का नाम दे दिया है। मुझे बताएं कि कौन सी सेंसरशिप होगी? कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर बात नहीं कर सकते? सोशल मीडिया टॉपिक को नाम बचाया बोलते हैं, तो 20-25 ट्विटर हैंडल्स हैं इनके पूरे। अच्छा देखें, मेजॉरिटीज से बनती होती है सोसाइटीज, सोसाइटीज में मेजॉरिटी अथॉरिटी का दर्जा रखती है। हमारी सोसाइटी, हमारे मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हमारी सोसाइटी हमारे रिलीजन और कल्चर की अक्कास है, लाइक इंडिया वो अपने रिलीजन और कल्चर की अक्कास है। हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वो ये है कि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बायलाइंस को फॉलो करना है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 19, उस आर्टिकल 19 के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी इस मुल्क के अंदर कोई अपने रिलीजन, अपनी मिलिट्री, अपने स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता। आपको पता है कि दुनिया के किसी भी मुद्दे के अंदर अगर आप अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? अब मैं बोला अपने मुंह से निकालूं, बिल्कुल ये की जरूरत ही नहीं। खैर इसको हम जमील, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पांव तले रोकने वाला उनके आर्टिकल के खिलाफ, आर्टिकल 19 के ऊपर पता है आपको प्रेस क्लब के बाहर क्या हुआ था? आर्टिकल 19 के खिलाफ ये नारे लगे कि आर्टिकल 19 मुर्दाबाद। आप कॉन्स्टिट्यूशन के हामिद मीर साहब इस कदर फुली लर्नेड एंड अवेयर पर्सन है कि कितनी ही इंटरव्यूज जो हमारे पॉलिटिशियंस ने मुल्क से बाहर जाके दिए हैं, सबसे पहले वापस आके उनको इन्हीं का ही जवाब देना पड़ता है। कोई हामिद मीर साहब से भी तो पूछे कि उन्होंने क्या किया। मैं तो आपसे कहूँगी कि आप उनको मदऊ करें अपने प्रोग्राम में, ज़रा पूछें तो सही। हम भी कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये सब किया क्यों, ये एनमिटी क्या है। मतलब ये इमरान खान से एनमिटी है जो उन्होंने वहाँ जाके निकाली है, ये पाकिस्तान से है, ये पैमरा से है, ये मीडिया फ्रेटर्निटी से, ये है किससे? जियो से है। किससे उनको एनमिटी है, किससे उनको तकलीफ है? ये सवाल तो उनसे करना चाहिए ना। इसका मेरे ख्याल में अगर कोई आपके जहन में जवाब है तो ज़रूर दे दीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें नुसरत, एनिमिटी से ज्यादा ये अना का मसला है, ईगो का मसला है। आपने गलती की, एवरीबडी नोज, आपको पता नहीं था कि आपके ऊपर इतने सारे कैमरे लगे हुए थे, आप जो बात कर गए, आपको वो बात नहीं करनी चाहिए थी। आप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में ना रहते हुए पॉलिटिशियंस रहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जज ना रह के भी रिटायरमेंट के बाद भी जज रहता है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जर्नल्स रिटायरमेंट के बाद भी जर्नल रहते हैं, इसी तरह सहाफी भी पाकिस्तान के अंदर सहाफत छोड़ने के बावजूद भी सहाफी रहते हैं। आप अगर टीवी पे नहीं आ रहे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट यू आर नॉट
और पाकिस्तान की यूथ एक आइकॉन है, एक आइकॉनिक पर्सनालिटी है। अगर आप इस तरह की कोई बात इंटरनेशनल टेलीविजन पर बैठकर करते हैं तो न सिर्फ आप इस मुल्क के रियासत के सुतूनों के अंदर दीमक की तरह एक नया भौचाल पैदा कर रहे हैं, उसको चाट रहे हैं, बल्कि आप पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आपके साथ एक वाकया हुआ है जिसके जिम्मेदार आप खुद हैं। मैं इन पर्सन कई लोगों से मेरी बात हुई है, कई जगहों पे हमें ये एतराफ किया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस कर गया। नहीं है कि स्टीफन टकर के साथ बैठकर आप ये बोलेंगे तो आप किसी इदारे को ब्लैकमेल कर लेंगे या अंडर प्रेशर ले आएंगे, या आप इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी भी करते रहेंगे और फिर बातें भी करते रहेंगे। तो देखिए, जर्नलिज्म में एक चीज बढ़ाई जाती है, वो बड़ी एहतियात के साथ। वो अमेरिका का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको पढ़ के वो पेंटागन के अगेंस्ट या अपनी FBI के अगेंस्ट बात नहीं करते। आप मुझे एक कोई एग्जांपल बता दें, आप इसी तरह इंडिया में वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर बैठते हैं, रॉ के अगेंस्ट एक कोई बात बता दें। पाकिस्तान तो वाहिद मुल्क है जहां पर बिना सोचे समझे आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आप अपने मुल्क की जो इंतहाई मोतबर किस्म की एजेंसी है उसके खिलाफ बात करते हैं, और आप फिर इंडिविजुअल्स का नाम लिए बगैर पूरे स्टेट इंस्टीट्यूशन को मलाइन कर देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मेरी जान को भी खतरा है और यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो पूरी दुनिया में नहीं है। जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी हेट स्पीच में बदल जाती है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहती। ये हम लोगों को सोचना होगा। Yes, there is a fine line. बिल्कुल नहीं दे सकते। There is a fine line between hate speech and freedom of speech. ये बिल्कुल this is the most authentic sentence मैं तो कहूँगी out of this discussion जो हम कर रहे हैं कि freedom of speech में और hate speech में फ़र्क है, और आजकल हम hate speech हर फोरम पे ज़्यादा करते हैं। Moving on to the next subject, अब हम बात करते हैं PML के अंदर क्या हो रहा है। इससे मेरी मुराद है, बड़े लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। वैसे तो ऑब्वियसली मरियम नवाज साहिबा जब बात करती हैं या शहबाज शरीफ साहब जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि दे आर द सेम ब्लड, एंड ऑब्वियसली दे आर द सेम ब्लड, और ऐसे लगता है कि वो सेम पेज पर हैं। लेकिन अब उनके स्टेटमेंट्स आपस में टकराव का भी शिकार हैं। क्या हो रहा है अंदर खाने, और कौन गद्दी संभालने वाला है, कौन जानशीन बनने वाला है, इस हवाले से जमील आप हमें बताइए। जी, आपको याद होगा कि अक्टूबर 2020 में एक इत्तेहाद बना और उसका नाम था PDM, जिसमें 11 जमातें थी, 2 जमातें निकल गई, पीपल्स पार्टी AM के पीछे 9 बच गई, और इन 9 जमातों के जो सेक्रेटरी जनरल साहब थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो कहते हुए अक्सर दिखाई दिए कि हम एक इंतखाबी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं और एक ही इंतखाबी इत्तेहाद के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये उनका दावा था, और फिर अचानक से पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जमानत पर रिहा हो गए, उनके बाहर जाने की बातें शुरू हो गई, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत सारे मामलात के अंदर ब्रीज से बाहर निकल कर खेलने लग गए। एक दफा उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर 5 निकाती तजावीज भी दे डाली। हालांकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर का मतलब ये है कि वो खान साहब से या गवर्नमेंट से बात करने को तैयार ही नहीं है। जे के अगर इलेक्शन कमीशन से वो चाहे तो बात कर सकते हैं, लेकिन PTI से बात नहीं करेंगे। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से दे दिया है, एक 5 एडवाइस दे दी। अब फिर लड़ाई उस वक्त मजीद बढ़ी जब आजाद कश्मीर के इंतखाबात की मुहिम हो रही थी, तो PMLN के दरमियान एक रिफ्ट थी CEC के अंदर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर, कि इलेक्शन कैंपेन को लीड कौन करेगा। जो शहबाज शरीफ साहब वाला धड़ा था वो कहता था कि शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे, जो मरियम नवाज का धड़ा था वो कहता था कि मरियम भी लीड करेंगी। और इस मौके पर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर मरियम अपने बयानिया के साथ जाती है, ईमानदार की खबर दे रहा हूँ, उन्होंने एक जूम मीटिंग में कहा कि मरियम अपने बयानिया के ऊपर जाती है और इससे अगर वो ज्यादा सीट्स ले जाती है तो हम इसी बयानिया पर रहेंगे, अदरवाइज शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। हुआ ये कि वहाँ इंतखाबात होते हैं, PMLN जिनकी अपनी गवर्नमेंट थी और उनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर वहाँ के केयरटेकर सेटअप नहीं होता, टोटल शुरू में 6 सीटें और 7 सीटें टोटल ली हैं। पीपल्स पार्टी को उससे ज्यादा 13 सीटें हो गई, और उसके बाद PTI की 28 सीटें हो गई। PTI सिंपल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने का। फौरन बाद मरियम बीबी को कोरोना हो जाता है, उसके फौरन बाद एक बड़ी जबरदस्त PS है, उनको कोरोना हो जाता है, उसके बाद हसन इकबाल साहब कोरोना, सारे कोरोना फेज में चले जाते हैं। तो पता चला कि जूम मीटिंग में फैसला होगा जिसमें नवाज शरीफ साहब चेंज कर रहे थे और बाकी लोग उनके साथ बैठे थे, और उसमें शहबाज
शरीफ इस्तीफा दे दूंगा अगर मरियम नवाज ने अब लीड करने की कोशिश की इस मुजाहिमत की बयानिए के साथ। खुद शहबाज शरीफ साहब ने उस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी है कि कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन धुआं वहीं से उठता है जहाँ पर आग लगी हो। और आपको एक्शन स्पीक लाउडर वाली बात के ऊपर यकीनन एतमाद होगा। देखिए कि मरियम नवाज साहिबा भी खामोश है, कम बोलती है, एहसन इकबाल साहिब खामोश है, शायद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं और अब शहबाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पर खोल रहे हैं, खेल रहे हैं। और मरियम बीबी ने आखिर अभी तक कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया है जो हमेशा वो देती रहती थी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपको मियां शहबाज शरीफ साहब लीडिंग रोल में नजर आएंगे, क्रीज से बाहर खेलते हुए नजर आएंगे। इमरान खान साहब मुकम्मल होने के हक में है और वो इस हक में भी है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है इसमें भी रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल के साथ देखेंगे मियां नवाज शरीफ साहब का ट्विटर हैंडल भी खामोश है और वो इंग्लैंड में बैठकर जिस इदारों के ऊपर हलसराई करते थे वो भी उन्होंने करना बंद कर दी है। तो इस वक्त ये बात तय होती है कि मरियम के बयानिए की वजह से जो जमात को बड़ा टेंट लगा है पिछले 2.5 साल में, उस टेंट को रिपेयर करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए पीएमएलएन ने साहब को इस वक्त फ्रंट फुट पे खेलने के लिए लॉन्च कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने 2 साल के अंदर बगैर किसी मज़ाहिमती पॉलिटिक्स के इमरान खान साहब के ऊपर से छक्के चौके लगाएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, कोई सबसे नहीं, जब कुछ नहीं होगा कोरोना की आड़ में खामोशी रहेगी और खान साहब अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, जो टाइम रह गया है, मुद्दत रह गई है, वो तो मुकम्मल कर लेंगे ये चौके छक्के। लेकिन बाद में आपको लगता है इलेक्टोरल प्रोसेस जब शुरू होगा तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब शायद और फोर्स से सामने आए? देखिए, शहबाज शरीफ साहब और फोर्स से सामने आ भी सकते हैं, लेकिन उसके मिनिमल चांसेस है। हो सकता है कि उनको मेजॉरिटी में अपोजिशन में लीड मिल जाए आने वाले इंतखाबात के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह पीटीआई आजाद कश्मीर के इंतखाबात जीती है, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जीती है और हाल ही में सियालकोट में उन्हीं की सीट जो 18 साल से उसको हराया है, तो उससे लगता ये है कि अब क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी सी डेवलप हो रही है, बहुत सी जगहों पे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है, पब्लिक परसेप्शन चेंज हो रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। अगले 1 साल में अगर ये थोड़ी सी महंगाई पे कंट्रोल कर गए तो 2023 का इंतखाब भी खान साहब ले जाएंगे। ओके, सही बनकर उभरती है और उसके बाद नेक्स्ट पीएमएलएन का होगा। पीएमएलएन आप इस वक्त प्रोग्रेसिव फेज में नहीं है, पीएमएलएन इस वक्त डैमेज रोल कितना परसेंट उनकी बेटी और मियां नवाज शरीफ साहब ने लड़न में बैठकर पार्टी को दिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए खुद उनकी पार्टी के अंदर बहुत शदीद इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ मजीद बढ़ेगा आने वाले दिनों में। 2023 में भी पीएमएलएन के लिए कोई चांस नहीं है, पीपल्स पार्टी जगह बनाती हुई नजर आएगी। ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये हम संभाल के रखेंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 2023। आखिरकार किसका बोलबाला होता है और क्या हमें पता चलता है। एक चीज क्लियर कर दो कि जर्नलिस्ट जो है वो जो बात करता है वो स्टेटमेंट नहीं होती, वो उसका या बिल्कुल एनालिसिस है, बिल्कुल एनालिसिस है। 2020 जिसमें 3/3 की इक्वेशन दी थी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो ट्वीट बहुत वायरल हुआ था और अब तक उसमें से 5 की 5 बातें दुरुस्त साबित हुई है। छठी बात के इंतखाबात 2023 में होंगे और अगर वो 23 में होते हैं तो ये छठी भी दुरुस्त साबित हो जाएगी। तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, एनालिसिस आप सोच समझ के करते हैं, हो सकते हैं। मगर इसमें आपकी आप ये अनदर फेदर इन योर कैप आ जाएगा, लेकिन क्योंकि 5 की 5 बातें अगर सच हो गई हैं और उसके बाद ये वाली बातें भी सच हो जाती हैं तो दैट वुड बी अनदर फेदर इन योर कैप। खैर, विद दैट जमील फारूकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि आपने जिस तरह से चीज़ें बताई हैं किसका पलड़ा भारी होता है। वैसे तो अपेरेंटली लग रहा है और जो गुफ्तगू सामने आई है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा और उसके साथ साथ जो हामिद मीर साहब के हवाले से आज डिस्कशन आपके सामने पेश की गई उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट थैंक यू सो मच जमील साहब फॉर योर टाइम।